स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। क्वेश्चन 143 पे तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये है क्वेश्चन की लिस्ट और अपनी नोटबुक भी देता हूँ इसके बाद आपको। पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। 143 पे अगला टिक लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार पहले ध्यान से पढ़ लें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। 2023 में पूछा गया है, तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मानिए। बैक ईयर में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन एक बार देख लें। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग साफ देख पाए। ये तो ये 143 आपके सामने 2023 की शिफ्ट में पूछा गया था। ये है क्वेश्चन। ए के एंड बी के दो सीक्वेंस है जहां के नेचुरल नंबर है। इसका मतलब A1 A2 A3 AN तक, B1 B2 B3 BN तक दो सीक्वेंसेस हैं। दोनों जीपी हैं और इनका कॉमन रेशियो R1 R2 है। ठीक हो गया। मतलब दो जीपी दिए हैं जिनका कॉमन रेशियो R1 R2 है। सिंपल। A1 B1 की वैल्यू 4 है। इसका मतलब पहला सीक्वेंस भी 4 से स्टार्ट होता है, दूसरा सीक्वेंस भी 4 से स्टार्ट होता है। ठीक। और ये दिया है कि R1 से R2 बड़ा है, R2 की वैल्यू ज्यादा है, R1 की वैल्यू कम है। C के एक टर्म डिफाइन किया है जो A के प्लस B के और के एक नेचुरल नंबर, तो A1 प्लस B1 C1 हो जाएगा और A2 प्लस B2 C2। ठीक है। C2 और C3 का वैल्यू गिवन है और आपको एक सिग्मा एक्सप्रेशन दिया है, उसे निकाल। अब मैं इसको सिंपल भाषा में एक बार लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार उसको सिंपल ही समझिए। क्वेश्चन नंबर 143, एक जीपी गिवन है A1 A2 एंड डैश डैश AN, ठीक है ना। और एक जीपी गिवन है B1 B2 और ज्यादा टर्म ले तो BN तक जाएगी। इसका कॉमन रेशियो R1 है, इसका कॉमन रेशियो R। सिंपल ही ये बातें बताइए। ठीक है। अच्छा, फिर राइटर ने एक सी टर्म डिफाइन किया जिसमें बोला गया सी के बराबर ए के प्लस बी के भैया, और के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्लियर यार, इसकी मदद से हम ये लिख सकते हैं C1 बराबर A1 प्लस B1, C2 बराबर A2 प्लस B2, C3 बराबर A3 प्लस B3। ठीक है। जीपी के टर्म्स मिला करके करस्पॉन्डिंग ये बना। अच्छा, अब कहता है C2 5 है, C3 13/4। C2 का वैल्यू 5 दिया है और C3 का वैल्यू 13/4 दिया है। क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए क्वेश्चन बोलता है एक सिग्मा एक्सप्रेशन है, लिखने दीजिए पहले। सिग्मा के बराबर 1 टू इन्फिनिटी सी, सिग्मा के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी के माइनस के बाद भी कुछ लिखा था, माइनस 12A6 8A4 12A6 प्लस 8B4 है शायद, देख लेता हूं एक बार और। कुछ ऐसा क्वेश्चन है। सिग्मा के बराबर 1 टू इन्फिनिटी सी के माइनस 12A6 प्लस 8B4, बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपको क्या। और एक काम कर देता हूं, क्योंकि ए के प्लस बी के ही सी के है इस कंडीशन के हिसाब से, तो सी के को बदल देता हूं। ये बन जाएगा सिग्मा के बराबर 1 टू इन्फिनिटी ए के प्लस सिग्मा के बराबर 1 टू इन्फिनिटी बी के और माइनस भैया ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको तो पड़े ही रहने दो, ये निकाल के और इसमें एड ऑन करना। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये बन चुका है, इसको मैं बॉक्स के अंदर कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है यहाँ तक पहुंचना। जब मैं इन सभी चीजों को निकाल लूंगा तो बस वैल्यू पुट करके मुझे आंसर पता लग जाएगा। देखिए सवाल सिंपल है लेकिन थोड़ा लंबा दिखता है, थोड़ा लेंथी लगता है देखने में। क्यों? क्योंकि देखिए दो सीक्वेंसेस चल रहे हैं जीपी और हेल्प के नाम पे C2 और C3 दिए हैं, तो अब हमको दोनों जीपी के R तक पहुंचना ही होगा। अब फटाफट मैं स्टेप्स बताता हूं क्या करना है, पकड़ने की कोशिश करें स्टेप्स को। पहला जीपी है A1 A2 AN और उसका कॉमन रेशियो R1 है, तो क्विकली समझिएगा कि मैं A2 को A1R कह सकता हूं, A3 को A1R स्क्वायर एंड डैश डैश। ठीक है ना। तो R1 का इस्तेमाल करके मैं इस सीक्वेंस को जैसा चाहूं लिख सकता हूं, ऐसे ही R2 का इस्तेमाल करके मैं दूसरे को लिखूंगा। अब जो दो गिवन कंडीशन है सीधे मैं उसी पे अटैक कर, एक ये है गिवन कंडीशन, एक ये है गिवन कंडीशन, इनको लेके जा रहा हूं मैं आगे। देखिए C2 की वैल्यू 5 दे रखी है, क्या कंडीशन बनेगी? गिवन कंडीशन है C2 इक्वल टू 5, लेकिन हम जानते हैं C2 A2 प्लस B2 है। अब A2 क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा A1R1 और B2 हो जाएगा A2R2। एक बहुत जरूरी कंडीशन और दी है, वो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ लेकिन मैंने वहां पढ़ा था। ये देखिए लिखा है यहाँ साफ साफ कि ए के बी के दो सीक्वेंस हैं, दोनों जीपी हैं, दोनों का कॉमन रेशियो इतना है सच दैट A1 B1 4। सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन तो ये है, A1 B1 दोनों 4 हैं और R1 से बड़ा R। ये सब भी लिख देता हूँ। R1 से बड़ा है R2, R1 से बड़ा R2 है। और ये गिवन कंडीशन एक बार और देख लीजिए, A1 B1 4। तो A1 B1 अगर दोनों 4 हैं तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। भैया यहाँ पर नोट करने दीजिए मुझे, A1 का वैल्यू 4 है, B1 का वैल्यू भी 4 है, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक। अब देखिए गिवन है C2 5 है, तो A2 प्लस B2 भी 5 हुआ, क्योंकि A2 प्लस B2 ही C2 है। अब A2 को मैंने लिख दिया A1R1, B2 को लिख दिया A2R2 और वैल्यू पुट करने पर ये क्या बन जाएगा? देखिए ये बन जाएगा 4R1 प्लस B2 को B2
B1R2 लिखना था, मैंने गलत लिख दिया, B2 को लिखना था B1R। वो जल्दीबाजी मैंने A2R2 लिख दिया सिमेट्री के हिसाब से। A2 जो है वो A1 का अगला टर्म है जीपी में, यहाँ देख लीजिए आप। तो A1 को R1 से मल्टीप्लाई करके A2, ऐसे ही B1 को R1 से मल्टीप्लाई करके B2, तो B2 को हमें B1 के टर्म में लिखना होगा। तो ये बन गया इतना। अब A1 R1 A2 को लिख दिया मैंने यहाँ पर, गौर करें, और B2 को लिख दिया B1 R2। वैल्यू लगाने पर ये बन गया 4R1 प्लस 4R2, यानी 5 इक्वल टू 4R1 प्लस R2। यानी हमें पता लग गया कि जो R1 R2 यानी कॉमन रेशियो का सम है वो 5/4 है। पहली कंडीशन मुझे मिल गई। दूसरी हेल्प देखिए, C3 का वैल्यू भी दिया है भैया 13/4, तो मैं लिखूंगा A3 प्लस B3 इक्वल टू 13/4, गिवन कंडीशन है ये। और अब मुझे वैल्यू लगाने दें, तो A3 बन जाएगा A1 R1 स्क्वायर और B3 बन जाएगा B1 R2 स्क्वायर। ये बात ध्यान रखिएगा, एक जीपी का कॉमन रेशियो R1 है, एक R2 है। तो थर्ड टर्म ऑफ फर्स्ट जीपी, थर्ड टर्म ऑफ सेकंड जीपी का फॉर्मूला लगाया। और अब थोड़ा अरेंज करूंगा इसको, ये बन जाएगा 4R1 स्क्वायर 4R2 स्क्वायर इक्वल टू 13/4 और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 13/16। ये मुझे दूसरी इक्वेशन है, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के समझ लीजिए सवाल कहां से एंट्री मारनी है। R1 R2 और निकल जाएंगे ना, सवाल खत्म। R1 प्लस R2 मुझे मिल गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मुझे मिल, ठीक है। अब इन दोनों की हेल्प से मैं सवाल को सॉल्व करना चाहूंगा भाई, R1 R2 की वैल्यू निकालने तक आगे। तो अब एक थीम लगाता हूं। हम जानते हैं, वी नो दैट R1 प्लस R2 होल स्क्वायर इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R, ठीक है, आप लोग जानते हैं। और R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, एक मिनट माइनस लगाने से पहले देख लेता हूँ बड़ा कौन है। वो लिया शुरू में दिया था R1 बड़ा, R2 बड़ा है। एक मिनट देखने दीजिए मुझे, क्वेश्चन में क्या दिया है, R2 ग्रेटर दिया भैया, ठीक है ठीक है, इसको बदल लेते हैं। एक काम करो, इसको वैसे बदलने का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जो बड़ा है उसको आगे लिखो सम्मान से, कोई दिक्कत नहीं। जितना सिस्टमेटिक करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता R2 माइनस R1 के स्क्वायर और R1 माइनस R2 के स्क्वायर से ना, लेकिन किसी स्टेप में ये स्क्वायर काट के अगर हम बाहर निकले तो माइंड से स्लिप हो जाएगा स्क्वायर काटने के बाद। ये बात ध्यान में रखना कि ये नेगेटिव है, तो बेहतर ये होगा कि बड़े नंबर को आगे लिखो, छोटे को पीछे, ताकि किसी स्टेप में अगर स्क्वायर को एलिमिनेट करते समय मॉड लगाने का ध्यान न भी रहा तो भी पॉजिटिव बड़ा नंबर ही आगे रहे। तो अब ये बन गया इतना, देखिए -2R1 R2। अब ध्यान से देखिएगा, एक थीम बताऊंगा आपको। R1 प्लस R2 पता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर पता है, और आप R1 माइनस R2 निकाल रहे हैं, यानी R1 R2 के प्रोडक्ट का कोई नॉलेज आपको नहीं। तो ऐसा इनके बीच में ऑपरेशन कीजिए जिससे R1 इंटू R2 वाला टर्म कट। तो मुझे लगता है एडिशन इज द बेस्ट केस। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड इक्वेशन, इन दोनों को जैसे ही ऐड करूंगा लेफ्ट में बन जाएगा R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर बन जाएगा 2 टाइम्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। और वैल्यू फटाफट पुट कर लेते हैं। R1 प्लस R2 5/4 है, तो स्क्वायर करके 25/16 आ गया। ये R2 माइनस R1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का वैल्यू था 13/16, ठीक है। और तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 26/16 माइनस उधर से आ गया 25/6, इट इज 1/6। और बच्चों बिल्कुल वही अंदेशा, देखो स्क्वायर रूट करने की नौबत आई। अब ऐसे में गलती से अगर किसी ने R1 को आगे लिखा होता और वो बाय माइंड स्लिप R1 माइनस R2 बराबर 1/4 लिख देता, वही सवाल गिर जाता, क्योंकि उसे -1/4 लिखने की हो सकता है याद न रहे। तो इसलिए बेहतर ये होता कि हमेशा बड़े नंबर, जो बड़ा है, अगर पता है कि ये बड़ा है तो उसको आगे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिर हम मॉड लगा लगा के सवाल को संभालते हैं, लेकिन जहां पता होता है वहां पर लिखना चाहिए। अब R1 माइनस R2 माइनस R1 भी पता लग गया, और R2 प्लस R1 तो पहले से ही पता है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। R2 प्लस R1 आया था बच्चों 5/4 और R2 माइनस R1 आ गया है 1/4। दोनों को ऐड कर देता हूँ, 2R2 बराबर 6/4 इम्प्लाइज दैट R2 इक्वल टू 6/8 यानी 3/4। R2 आ गया 3/4। अब R2 3/4 का वैल्यू अप्लाई कर देते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3/4 प्लस R1 इक्वल टू 5/4 और R1 का वैल्यू आ जाएगा 2/4, है ना। तो R2 आ गया 3/4, R1 का वैल्यू आ गया 1। अब R1 R2 दोनों निकल गए, आगे की कहानी सुनिए। अब आते हैं असली सवाल पे। हमको कैलकुलेट करना था ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन भैया जो ब्रैकेट के अंदर दिया था, खत्म है अभी हम, क्योंकि हम दोनों का कॉमन रेशियो निकाल चुके हैं और दोनों 1 से लेस है। इसका होता है इनफाइनाइट जीपी तक इस खेल को हम खेल, है ना। तो अब आइए फटाफट जो एक्सप्रेशन दिया है इसको सॉल्व करते हैं। ये जो लिखा मैं नीचे ले जा रहा हूँ इसको, और धड़ाधड़ आप इसमें वैल्यू लगाएं और आंसर निकालें। क्या है एक बार सवाल देख लें। ये है आपका सिग्मा के बराबर 1 टू इन्फिनिटी। नाउ एक्सप्रेशन जो दिया था उसको ला, सिग्मा के बराबर 1 टू इन्फिनिटी a n
ए के, ऐसा था क्या, देख लें एक बार, बिल्कुल यही था। और सिग्मा के बराबर 1 टू इन्फिनिटी बी के, सिग्मा के बराबर 1 टू इन्फिनिटी ए के प्लस सिग्मा के बराबर 1 टू इन्फिनिटी बी के माइनस 6 टाइम्स था शायद, 12 टाइम्स A6 था, 8 टाइम्स B4, 12 टाइम्स A6 और 8 टाइम्स B4, ऐसा कुछ था, देख लीजिए 12 टाइम A6 8 टाइम्स B4, ऐसा क्वेश्चन था। एक बार यहाँ भी पढ़ लें, कोई गलती ना हो ताकि सवाल का जवाब बिल्कुल परफेक्ट आए। ये हो गया बिल्कुल सही। अब वैल्यूज लगा रहा हूँ, देखिए जो पहला टर्म है वो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A इन्फिनिटी तक का समेसन है। दूसरा सीक्वेंस B1 प्लस B2 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक का समेसन है। ये टर्म A6 और B4 है जिनको मैं डायरेक्ट निकालूंगा। अब वैल्यू पुट करने दीजिए, जो पहला सीक्वेंस है उसके इनफाइनाइट टर्म का सम क्या आएगा, तो हम जानते हैं A1 A2 A3, अब सबकी वैल्यू भी मिल चुकी है। A1 4 दिया था, ठीक है, अगला हो जाएगा 4 इंटू R1, अगला ऐसे ही बढ़ R1 अब हम निकाल के बैठे इसलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ठीक। ऐसे ये सीक्वेंस बनेगा, B1 की वैल्यू 4 दे रखी थी, B2 हो जाएगा 4R2 प्लस डैश डैश, ऐसे ही टर्म आते रहेंगे। और A6 बन जाएगा A1 R1 की पावर 5 और बच्चों B4 हो जाएगा B1 B4, अच्छा B4 इक्वल टू B1 R2 की पावर। ये बात बिल्कुल याद रखिए, B4 इस सीक्वेंस का चौथा टर्म, तो आप क्लियर समझ सकते हैं इसका जो चौथा टर्म होगा वो B1 इंटू R2 क्यूब से दिया जाए, और जो पहला सीक्वेंस है उसका छठा टर्म होगा A6, उसे दिया जाएगा A1 इंटू R1 की पावर 5 से। सब कुछ लिख चुका हूं, अब बस सॉल्व करने दीजिए। पहले का समेसन आ जाएगा A अपॉन 1 माइनस R1, ये आ जाएगा A अपॉन 1 माइनस R2, ये मैं GP के सम का फॉर्म यहाँ किनारे लिख देता हूं कि इन्फिनिटी टर्म का सम किसी GP के लिए A अपॉन 1 माइनस R से दिया जाता है। शर्त बस इतनी है कि R 1 से छोटा, और इस केस में दोनों GP के R 1 से छोटे, माइनस ये बन जाएगा 12 इंटू 4, A1 का वैल्यू 4 है बच्चों, और R1 का वैल्यू आया है हाफ, R2 का 3 बटा, R1 का हाफ लगा देता हूं वैल्यू, हाफ की पावर 5, और R2 की वैल्यू आई है 3/4 का, ऐसा, ठीक है ना। और अब देखें ये हो जाएगा 4 अपॉन 1 माइनस हाफ प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 3/4 माइनस ये हो जाएगा 12 4 जब 48 अपॉन 32 आ जाएगा, है ना, 48 अपॉन 32 प्लस ये टर्म आ जाएगा 8 4 जा 32 इंटू 27 अपॉन 6, ये ऐसे, ठीक है ना। चलिए तो ये इतना बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये टर्म हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, कैसे बन रहा समझ लीजिए, 1 से हाफ गया हाफ, हाफ ऊपर जाके 2 बन जाएगा, 4 2 जाए, ये बन जाएगा 1/4, 4 ऊपर जाके 16 माइनस ये हो जाएगा 16 3 जा 16 2 जा 32 प्लस इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल होके 27/2। अब बस इसके आगे आप इसको सॉल्व कर लें, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही बाकी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट 2023 में पूछा। तो क्वेश्चन को एक बार समराइज और कर दूं। सबसे पहले गिवन कंडीशंस की मदद से भैया R1 R2 को निकालना पड़ा। जैसे ही R1 R2 निकल गए, क्योंकि A1 B1 दिया तो ये सिग्मा समेसन जो भी दिया है कैलकुलेट, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करके आप आंसर, ठीक है ना। चलिए तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। 143 के बाद हमारा अगला टारगेट है 151। एक बार इसे आप देख लें, मैं बड़ा कर दे रहा हूं इसे स्क्रीन पे। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर डिस्कशन शुरू करेंगे। 2021 का क्वेश्चन है, जुलाई शिफ्ट में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन देखें, लेट an is an infinite sequence, n is 1 to infinity, be a sequence such that a1 is 1 a2 is, यानी पहले दोनों टर्म सीक्वेंस के 1, ठीक, एंड n प्लस 2th नंबर टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस an प्लस 1 प्लस an। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन 3 लगातार आने वाले टर्म्स के बीच में दी है। n का वैल्यू 1 या उससे ज्यादा होना चाहिए। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है ना। ले जा रहा हूं मैं सवाल को, नोटबुक पे देखिए, वहां पर लिख देता हूं पहले क्वेश्चन क्या है। एक बार यहाँ पर एक समरी लीजिए क्वेश्चन की। एक सीक्वेंस है बच्चों, इसके टर्म को a1 a2 a3 एंड डैश डैश करके लिखा है, और ये क्लियर लिखा कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है ना। पहली बात तो सिंपल भाषा में ऐसे जब ऐसा एक्सप्रेशन लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है n की जगह 1 से इन्फिनिटी तक लगाते रहे। तो a1 a2 a3 a4 एंड डैश डैश डिफरेंट टर्म्स हैं इसमें। अब इसका पहला टर्म भी 1 है और दूसरा टर्म भी 1, a1 भी 1 दे रखा है, नोट करने दीजिए मुझे, a1 का वैल्यू भी 1 दिया है और a2 का वैल्यू भी 1, और इसके बाद दी है सबसे मेन कंडीशन भैया कि an+2 जो है वो 2an plus 1 plus an plus 2 is 2 times an plus 1 plus an। ऐसी कंडीशन आपको दी हुई है। साथ में आपसे कहता है इस समेशन की वैल्यू निकालो। मैं नोट कर रहा हूं क्या है, 47 सिग्मा कितना है भैया, n बराबर 1 to infinity, इनफाइनाइट समेशन है यार। और टर्म जो दिया है सिग्मा समेशन में वो है an अपॉन 2 की पावर, an अपॉन 2 to the पावर, ऐसे एक्सप्रेशन का सिग्मा। इसको बॉक्स के अंदर कर देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन। बस अब कुछ भी करके मुझे इस टर्म को ढूंढना है, ऐसा
टर्म लाना। 47 मल्टीपल ऑफ सिग्मा एन बराबर 1 टू इंफिनिटी ए एन अपॉन 2 टू द पावर 3, ए एन अपॉन 2 टू द पावर 3, ये मुझे लाना है। देख लीजिए एक बार अच्छे से। और let an is an infinite sequence such that a1 and a2 both are 1 and an plus 2 equal to 2an plus 1 plus an for all n more than or equal to 1, then the value of 47 n बराबर 1 to infinity an upon 2 की पावर 3n is equal 21 में पूछा गया सवाल था। एक अच्छे क्वेश्चन में गिनिए आप इसको, टिपिकल क्वेश्चन है, मेथड भी टिपिकल हो, ठीक है ना। मेथड भी टिपिकल होगा क्योंकि देखो दो बातों पे ध्यान देना, ये सीक्वेंस एपीजीपी कुछ नहीं है, आप समझ गए होंगे। पहला टर्म भी 1 है, दूसरा भी 1 है, और तीसरा क्या आएगा समझिए। जब मैं n की जगह 1 रखूंगा ना तो ये लेफ्ट वाला a3 बन जाएगा, और a3 की वैल्यू कितनी आएगी गौर करें, a3 आएगा 2a2 प्लस a1। n की जगह 1 रखने पर ये एक्सप्रेशन कैसा बनेगा एक बार मैं दिखाता हूँ। ये बनेगा a3 इक्वल टू 2a2 प्लस a1, a2 भी 1 है, a1 भी 1 है, तो ये 3 आ। कितनी टिपिकल बात है यार, पहला दूसरा टर्म 1 1, तीसरा अचानक 3 हो गया, चौथा पता नहीं क्या होगा। तो सीक्वेंस एपीजीपी से तो मतलब टिपिकल सीक्वेंस मान सकते हो इसको। और आपको हेल्प के रूप में जो टर्म दिया इसी का सहारा लेके आपको इस समेशन, यानी ये समेशन ही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। ये जो टर्म मुझे निकालनी है ना, बस मैं अपना पूरा फोकस इसी पे रखूंगा, मुझे ये टर्म ढूंढना है। तो इसी को चलो टारगेट बना लेते हैं, इसी टर्म को लाने की होड़ में सवाल शुरू करते हैं। इसको माइंड में सेट कर लो पहले कि क्या। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ भी अरेंज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया उसको अगर मैं थोड़ा सा और बढ़िया बना लूं अपने लिए, तो मैं इसको लिख पाऊंगा ए एन अपॉन 2 के क्यूब का एन, 2 की पावर 3n को आप लिख सकते हो 2 के क्यूब का होल n। आपको पता है पावर एक के ऊपर एक हो तो मल्टीप्लाई होती है, तो इसको 2 की पावर 3 का होल n लिख दो, ज्यादा कंफर्टेबल होगा। अब आप इसको 8 की पावर n लिख पाएंगे, यानी सवाल आपका हो गया 47 सिग्मा n बराबर 1 टू इंफिनिटी ए एन अपॉन 8 टू द पावर ए एन अपॉन 8 टू द पावर n, ऐसा लुक। अब ये है ना ए एन अपॉन 8 टू द पावर। इसको अब अपना क्वेश्चन समझिए, यहाँ से आगे बढ़िए। अब सुनिए क्या करना चाहिए। जो एक्सप्रेशन आपको दिया है वो है ए एन प्लस 2 बराबर 2 ए एन प्लस 1 प्लस ए एन, लेकिन आपको जो सिग्मा समेशन निकालना है उसमें ए एन के डिनोमिनेटर पे बच्चों 8 की पावर n भी इंक्लूड। अब ये 8 की पावर n अपने आप आसमान से तो गिरेगा नहीं भैया, हमको ही लाना पड़ेगा। 8 की पावर n कैसे इंट्रोड्यूस हो जाएगा सवाल में, क्योंकि जो कंडीशन दी है उसमें तो कहीं इसका जिक्र नहीं है। ये कंडीशन तो बिल्कुल फ्लैटन है। रही बात इन दोनों की, तो इनका उपयोग जहां पर होगा वहां पर कर लेंगे। A1 A2 की वैल्यू पता है, बस इस बात को माइंड में रखेंगे। सवाल को पकड़ना कैसे पहले वो समझा रहा हूँ। सवाल तो लग ही जाता, आइडिया डेवलप हो जाना चाहिए कि कैसे उठाया। ये सीक्वेंस है, इसका पहला दूसरा टर्म नोन है और कुछ नहीं, बस ये पता है कि इसका तीसरा टर्म आप A2 और A1 की मदद से निकाल सकते हैं, इसका चौथा टर्म आप A3 और A2 की मदद से। बच्चों आप इनकी जगह 10 लगाओ, 20 लगाओ, 50 लगाओ, जो भी आप लगाओगे ना, 2 टर्म अगले तीसरे वाले के लिए रास्ता दे देंगे। जैसे आपने कहा सर मैं इनको 10 लगा, तो ये बन जाएगा A10, ये A11 और ये A12, यानी 10 और 11 मिलकर 12 को बनाए। तो एक बहुत अच्छा पैटर्न राइटर ने तैयार किया है। 1 और 2 पता है, इसका मतलब उम्मीद है कि 3 भी निकल जाए। अब 3 जैसे ही पता लगे तो 2 और 3 की मदद से 4, 4 और 3 की मदद से 5 निकल जाएगा, और ये चेंज चलती रहेगी। मतलब सारे टर्म वेल नोन है, लेकिन दिक्कत कहां पर है जानते हैं, वो कौन सा सीक्वेंस है, ठीक। और हमको हेल्प दी है ये, और टर्म दिया है निकालने को ये सिग्मा ए एन अपॉन 2 टू द पावर। तो स्टार्ट कैसे करोगे, देखो जो कंडीशन नंबर 1 दी हुई है ना, सबसे पहले इस कंडीशन में दोनों ओर 8 की पावर n से डिवाइड, ठीक है ना। ऐसे स्टार्ट करो इसको, ताकि जो टर्म चाहिए सीधे हम उस पर अटैक कर सके। हमें जो चाहिए वो टर्म ऐसा है, ये मैंने बना के रखा है, मुझे यहां तक पहुंचना है। किस an के तो दर्शन मुझे 3 जगह हो रहे हैं, लेकिन 8 की पावर n नहीं है, तो डिवाइड बाई 8 की पावर n बोथ द साइड। ये बन जाएगा an प्लस 2 अपॉन 8 टू द पावर n इक्वल टू 2 टाइम्स an प्लस 1 अपॉन 8 टू द पावर n प्लस an अपॉन 8 टू द n। मैंने इक्वेशन 1 जो गिवन कंडीशन थी उसमें 8 की n पावर से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, इसके जैसा लुक लाने के लिए, भाई जो लाना है वही तो बनाऊंगा ना। तो an प्लस 2 अगर 2an प्लस 1 प्लस an के बराबर है, तो इक्वेशन में दोनों तरफ 8 की पावर n से डिवाइड करके ये ऐसा बन गया, ठीक। अच्छा, अब इनको सिंक्रोनाइज करना है भाई। ये जो लास्ट टर्म है तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, लेकिन ये बगल वाले में an प्लस 1 के साथ 8 की पावर n होने के बजाय अगर 8 की पावर n प्लस 1 होता तो ज्यादा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 8 से मैं इसमें अगली लाइन में कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैं अगली लाइन में क्या करूंगा, देखिए ये लिखा है an प्लस 2 अपॉन 8 की पावर n ना बच्चों, तो एक 8 की पावर 2 मेरी तरफ से डिनोमिनेटर को भी दो और एक न्यूमरेटर। और यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, an प्लस 1 लिखा है, एक 8 की पावर n तो मेरे पास है, 8 की पावर 1 यहाँ भी दे दो, 8 की पावर 1 यहाँ, और लास्ट टर्म an अपॉन 8। ऐसा करके मैं क्या अरेंजमेंट चाह रहा हूँ उसको देखिए आप। अब अरेंजमेंट को देखिए, जो मैं अरेंजमेंट बनाना चाह रहा हूँ, इसको मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। लेफ्ट में बन गया 8 8 जा 64 an प्लस 2 अपॉन
8 की पावर n+2। बस ये पावर मैचिंग ही चाहिए था मुझे, क्योंकि जो मुझे निकालना है उसमें ना सिग्मा के अंदर पावर मैचिंग है। बस ये मैचिंग मिल गया तो समझ लो बस सवाल हमने निपटा लिया। a2 + 16 ये हो गया, ये बन गया an+1 अपॉन 8 की पावर n+1 प्लस ये हो गया an/8 ये फॉर्मेट। ठीक है, नाउ टेकिंग सिग्मा, ये वाला सिग्मा जो दोनों तरफ चाहिए, अब इस सिग्मा को मैं टेक कर लेता हूं दोनों तरफ, n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी टेकिंग सिग्मा ऑन बोथ साइड्स। अगर ये एक्सप्रेशन सच है तो क्लियर सी बात है, ये 1 के लिए भी ट्रू है, 2 के लिए भी, 3 के लिए। तो अगर मैं n बराबर 1 2 3 4 5 6 लगा के सिग्मा समेशन कर दूं सबका, तो सिग्मा ही बन जाएगा। सो अगर कोई एक्सप्रेशन वेरिएबल n के लिए ट्रू है बच्चों, तो आप जब चाहे दोनों तरफ सिग्मा लेके उस एक्सप्रेशन का सिग्मा कन्वर्जन लिख सकते। रूल्स भी समझते रहे कि कहाँ क्या क्या वैलिड है, क्या क्या किया जा सकता, ठीक है ना। तो सिग्मा जैसे ही दोनों तरफ आप लेंगे तो लेफ्ट में बन जाएगा 64 को तो मैं सिग्मा से बाहर कर देता हूं, क्योंकि सिग्मा n पर अप्लाई हो रहा है, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकल, तो ये कुछ ऐसा बनेगा लेफ्ट में बच्चों, और राइट में 16 के साथ बनेगा सिग्मा n बराबर 1 टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन 8 टू द पावर n+1 प्लस सिग्मा n बराबर 1 टू इन्फिनिटी an अपॉन 8 टू द, ठीक है ना। अब कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं, लेफ्ट वाला क्या बन जाएगा देखिए 64। अब ये जो सिग्मा आपके सामने लिखा है n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, इसको सिग्मा n बराबर 1 टू इन्फिनिटी में an+2 अपॉन 8 की पावर n+2 है, और n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपको लगानी है। ऐसे ही दूसरे में भी लगाना है, ऐसे ही तीसरे में भी आपको लगाना है, सभी टर्म्स में ये चीज लगानी है और जो आपको टर्म निकालना है वो टर्म an अपॉन 8 की पावर n है, ठीक ना। तो अब ये सारे फॉर्मेट आपने मैच कर दिया आपने सारे फॉर्मेट। अब क्या क्या कंडीशन हमको चाहिए, देखिए जब आप इसमें सिग्मा लगाएंगे तो इसमें क्या आएगा, जब आप इस सिग्मा को सॉल्व करेंगे जो आपको चाहिए, तो ये क्या है एक बार इसको समझ लीजिए पहले, ये क्या है। अगर आप सिग्मा को एक्सपेंड करके लिखे तो ये क्या बनेगा, एक बार मैं इसको एक्सपेंड करके यहाँ नोट कर देता हूँ रेड पेन से। आप समझिए जो हमें निकालना है उस सिग्मा को देखिएगा, केवल मैं इस सिग्मा वाले पार्ट को लिख रहा हूँ, ध्यान। अगर आप इसमें n की जगह 1 लगाएं तो बच्चों ये a1 अपॉन 8 1, a2 अपॉन 8 टू द पावर 2 ऐसा लुक आएगा। बस इसको अपनी आंखों में सेट, आपको ऐसा वाला फॉर्मेट किसी भी तरह बनाना है इनफाइनाइट सम, यही आपका टारगेट। लेकिन आपका इक्वेशन तो आपको ये दे रहा है, और इसमें अगर मैं सिग्मा n बराबर 1 टू इन्फिनिटी लगाने लगूं तो क्या क्या मुझे मिलेगा समझिए। अगर मैं n बराबर 1 लगाऊंगा ना बच्चों, तो ये पहला टर्म मुझे क्या मिलेगा गौर करिए, ये मुझे मिल जाएगा a3 अपॉन 8, और अगला मिलेगा a4 अपॉन 8 की पावर। गौर कर रहे हैं बात पे, ऐसा ठीक है, सुनते जाना। अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, मतलब दिमाग लगा के करना पड़ेगा, केवल एक फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने वाले पैटर्न पे नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन कहा जाएगा इसको। ऐसे ही राइट में भी जब आप n बराबर 1 लगाएंगे तो ये बनेगा a2 अपॉन 8 स्क्वायर प्लस a3 अपॉन 8 क्यूब, और ऐसे ही अदर टर्म्स। और लास्ट वाला जो टर्म है ये तो बिल्कुल साक्षात विष्णु भगवान खड़े हैं, समझ लीजिए। देखिए ये बिल्कुल वही टर्म है जो हमको, ये तो एग्जैक्ट वही टर्म है जैसा हमें चाहिए। तो इसका कुछ नाम रख देते हैं, चलिए इस एक्सप्रेशन का नाम रख देते हैं। मान लीजिए इस एक्सप्रेशन का नाम मैं s फॉर समेशन s रख दूं, तो इसको मैं लिख पाऊंगा क्वेश्चन को नेक्स्ट लाइन में 47s, यानी हमें जिस टर्म का वैल्यू निकालना 47s, इसका नाम मैंने समेशन का सिंबल s दे दिया। तो अब अगर मैं इसको s नाम दे दूं तो ये क्या कंडीशन बन जाएगी, देखिए ये तो एग्जैक्टली आपका s का है, क्योंकि ये समेशन ही हमको निकाल, हमको कुछ नहीं करना है, हमें ये समेशन निकाल के 47 से मल्टीप्लाई, और ये समेशन का लुक ये रेड कलर में आपको दिखा रखा मैंने, इसको नजर, ये एक्सप्रेशन जब ऐसा होगा तभी मैं इसको s कहूंगा। अब जो क्वेश्चन मुझे दिया उसमें देखिए, उसमें ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही बन जाता, बल्कि एक बार मैं एक्सपेंड करके नेक्स्ट लाइन में फिर लिखूंगा तो आपको और पकड़ ऐसा, ठीक। अब सारे एक्सप्रेशन बच्चों आपके सामने है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, ठीक। ये जो लेफ्ट में एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ये भी बिल्कुल बन सकता है एक्सप्रेशन जैसा, जो हमें चाहिए वो ये, हमें जो चाहिए उसको देख लो ना एक बार अच्छे से, हमें ये चाहिए a1 अपॉन 8 1, a2 अपॉन 8 2, a3 अपॉन 8 3। अब ये लास्ट वाला ये कह रहा मैं तो भैया ऐसे ही हूँ, मुझे तो लिख दो डायरेक्ट। मैंने कहा ले भैया तुझे तो ऐसे लिख देते। इसके पास हम गए, ये कह रहा मैं ऐसे थोड़ा कम हूँ बस। मैंने कहा क्या कमी है भैया आप में, ये कह रहा मेरे पास सर पहला टर्म नहीं है, a1 अपॉन 8 1 अगर मेरे पास होता तो मैं भी s बन सकता, ठीक है, तो आपको दे देते हैं। तो ये राइट में जो टर्म है इसको a1 अपॉन 8 की पावर 1 मेरी तरफ से, काम करते हैं पेन का कलर बदल के गिफ्ट दे देते हैं ताकि गिफ्ट दिखाई दे, a1 अपॉन 8 1। ये रेड पेन के लिखे हुए टर्म को समझ जाना कि ये एक्स्ट्रा टर्म है जो देना पड़ा था इसको अरेंज करने के लिए, और बाकियों को उसी कलर से लिख, जैसे वो कलर कोडिंग से पहचान, ठीक है। ये अब जितना जोड़ा है वो फ्री फोकट में तो नहीं जोड़ सकते भैया, उतना ही माइनस भी कर देता हूँ, तो माइनस a1 अपॉन 8 की पावर माइनस भी कर। मैंने क्या किया समझ लीजिए, ये पहला एक्सप्रेशन जो ये लास्ट वाला जो टर्म है ना, ये तो खूबसूरत है, ये तो
आंसर एस खुद आ गया। ऐसे ही टर्म मुझे और बनानी, क्योंकि इस सवाल में यही एकमात्र रास्ता है आगे बढ़ने का। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें एक टर्म जोड़ा, एक घटा दिया, हिसाब बराबर। अब ये भी एस कहलाएगा, ये छोड़ के बाकी ये पूरा एस। और लेफ्ट वाले के साथ में क्या करने वाला हूँ उसको भी आप देख लें, तभी तो ये पूरा एक्सप्रेशन जमेगा। 64 तो बाहर से पड़ा है, पड़े रहने दो। जो टर्म मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उसको रेड से लिखूंगा, A1/8(1), A2/8(2) मेरी तरफ से, और बाकी जो पुराने टर्म है वो लिख दीजिए, A3/8(3), A4/8(4), ये सब आ जाएंगे। और इसके अलावा जो जोड़ा है वो घटाना भी पड़ेगा, प्लस डैश डैश, और दो टर्म यहाँ से माइनस भी करूंगा लेफ्ट से भी, ठीक है। थोड़ा जगह कम पड़ रही है इसलिए इसको रब करके दोबारा लिख दूंगा। पहले लेफ्ट का एक्सप्रेशन पूरा कर लेते हैं, प्लस डैश डैश डैश, और माइनस कर देता हूँ उन्हीं टर्म्स को जो मैंने एक बार पूरा लिख देता हूँ ना, फिर आपसे डिस्कस करूंगा। एक्चुअल में थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल होता है और रीजनिंग बेस्ड होता है, तो थोड़ा तसल्ली से आप उसको किया। A1/8(1) जोड़ा मैंने, बाकी टर्म तो ये आपके पहले से ही है, और जितना ऐड किया है उतना सबट्रैक्ट माइनस A1, ठीक है। और लास्ट वाला एक्सप्रेशन तो एज इट इज, इसको एस के। ये अब गौर करिए मैंने क्या किया, लेफ्ट वाले टर्म में दो की कमी, A1 A2 वाले टर्म की, मैंने उनको जोड़ा और उतना ही माइनस भी कर दिया। सेकंड टर्म राइट वाले में एक टर्म की कमी थी, मैंने जोड़ा घटाया, और जो ये लास्ट टर्म था ये तो खुद एस था। अब देखिए बिल्कुल वही एक्सप्रेशन बन गया है। अब नेक्स्ट लाइन में आइए, ये हो गया 64। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का पैकेट है, इसको छोड़ के, सॉरी इतनी आगे नहीं आई है, बस यहाँ से लेकर इनफाइनाइट का ये जो समेशन है इसको आप एस कह सकते हैं। बचेगा कौन, A1/8(1) माइनस A2/8(2) 64। यहाँ भी आप देख लें 16 के बाद ये जो टर्म पूरा लिखा है ये बन जाएगा S, और बचेगा A1/8 प्लस एक S, ठीक है ना। एस हमारा आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सवाल जो पूछा उसमें 47 से मल्टीप्लाई भी करना है, S × 47 निकालना है, ठीक है। तो अब ये बन गया 64S माइनस 8A1 माइनस A2। क्या किया मैंने, 64 को डिस्ट्रीब्यूट कर, यहाँ भी बन जाएगा 16S माइनस 16A1/8 2A1, 16 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस, है ना। और अब ध्यान दीजिएगा A1 A2 की वैल्यू दी थी, याद आया मुझे, बहुत शुरू में A1 A2 दिया हुआ था कहीं पे, A1 A2 दोनों का वैल्यू 1 दिया हुआ था, तो अब उस 1 को लगाना है। A1 A2 दोनों की जगह 1 लगा दो, तो 64S माइनस 8 माइनस 1 इक्वल टू 16S माइनस 2 प्लस S। 16 17 64 से माइनस हो जाएंगे, तो ये बचा 47S इक्वल टू 8, और एक 9 उधर जाके 2 कम होगा तो 7, यानी 47S का वैल्यू 7 आ गया। और यही हमारा क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, अरेंजमेंट बेस्ड, ठीक है ना। हेलो डियर, चलो तो ये 47S का वैल्यू 7 आ गया, इस तरह से कर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ AI ट्रिपल, मतलब मेंस में पूछा गया था, कब पूछा गया था ये भी देख लीजिए। ये 21 शिफ्ट का क्वेश्चन था, इसको बढ़िया क्वेश्चन में गिनी, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें कोई फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट इसको नहीं निकाला, पूरी प्रोसेस को अप्लाई करके ये, ठीक है ना रत्नेश भाई, इसको पूरा प्रोसेस से ही कर, ठीक है ना। चलिए 151 के बाद आगे बढ़ते हैं। 152 मैं आपको पूरी सीट दूंगा, सारे आप ट्राई करिए, लेकिन कुछ कुछ अभी मैं करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 163 है, लेकिन टॉपिक चेंज हो गया, ध्यान दीजिए। अब मैं 8.3 हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सवाल उठा रहा हूँ। 163 हमारा अगला टारगेट है। एक बार क्वेश्चन पढ़ने दूंगा आप लोगों को, ये थोड़ा सा इस पे इनलार्ज कर देता हूँ, बड़े में आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, इसको एक बार पढ़ लें, इसको फिर डिस्कस करते हैं। एक्स का वैल्यू आपको सिग्मा समेशन के फॉर्म में दिया है, सिग्मा 0 to ∞ an दिया है। वाई का वैल्यू सिग्मा n बराबर 0 to ∞ b की पावर n, और जेड दिया है c की पावर n में, सिग्मा समेशन में है तीनों। आपको ABC AP में दिए हैं, ABC तीनों का मॉड 1 से लेस है। आपको एक्स वाई जेड बताना है किस ऑर्डर में है। ऑप्शन है HP अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, AP, और ठीक है ना, यानी आपको प्रोग्रेशन का नेचर बताना है, जबकि एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको टर्म्स में दे रहा है। PDF डियर, अभी ये वाला PDF इसलिए नहीं भेजा होगा क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर दे, जैसे इससे पहले मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस के कराए थे ना क्वेश्चन, सेट रिलेशन फंक्शन, उसकी PDF अपलोड कर दी होगी, वो मिल जाएगी वहां, ठीक है ना। अब इसको भी दे दूंगा जैसे ये पूरा होता है, ये सीट निपटता ही आपको, ठीक है ना, जब ये पूरा हो जाए। क्योंकि अभी ऐसा है कि कुछ सवाल हो सकता है आगे पीछे बढ़ा लूं, कुछ में रेड मार्क और लगा दूं। जो सीट में आपको देता हूं वो रेड मार्क लगी हुई सीट हो। रेड मार्क वो सवाल है जो मैं कर चुका हूं, जो आपको बता चुका हूं। बाकी जो बच्चे आप प्रैक्टिस करिएगा, उसके आंसर की भी अपलोड कर देता हूं ताकि आप मिला सके आंसर, ठीक है ना। चलिए तो अभी फिलहाल आगे बढ़ाएं इस प्रोसेस को। 163 क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्स वाई जेड का वैल्यू AN BN CN सिग्मा सीरीज के रूप में दिए हैं। आपको बताना है कि अगर एक्स वाई जेड अगर ABC AP में है तो एक्स वाई जेड कौन सी प्रोग्रेस, ठीक है। मैं ले जा रहा हूँ नोटबुक में सवाल को, देखिए क्वेश्चन नंबर 163। एक्स का वैल्यू क्या दिया है यहाँ देखते जाएं, सिग्मा समेशन A पावर n, सिग्मा A to the power n, और आपका जो n का वैल्यू है वो 0 से लेकर
लेकर इन्फिनिटी तक लगाना परमिसिबल है। एन एक नेचुरल नंबर होगा, ये भी लिखा होना चाहिए था, लिखा नहीं, चलिए ठीक है, क्योंकि वो नंबर ऑफ टर्म्स को प्रेजेंट कर रहा है इसीलिए वो इंटीग्रल ही है, ठीक है ना। यस डियर, अब कोशिश तो देखिए मैंने करी है कि वो सवाल मार्क करके दूं जो ज्यादा खास थे इस सीट में, है ना। मैंने तो चुनाव ऐसे किया कि जो अच्छा सवाल था उसको पिक किया है, कोशिश की है कि ऐसा सवाल मिल जाए जो थोड़ा टेढ़े से लगे, उनको पिक किया मैंने। बट पूरी जो लिस्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज की 300 सवालों तो 50-60 में निशान होंगे, बाकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो एक ही चैप्टर में पूरा साल निकल जाएगा ना। तो मेरे हिसाब से अच्छे सवालों को मैंने ढूंढा है जैसे सवाल एग्जाम पूछता है, ठीक है ना। तो x है आपका सिग्मा a टू द पावर n, y है सिग्मा b टू द पावर n, z है सिग्मा c टू द n का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी है। एक बार देख लीजिए क्या फॉर्मेट बनेगी। y है सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी b टू द पावर n, और z है सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी c टू द पावर n। तीनों दिए हैं आपको। अब ये कहता है ABC जो है वो AP में, ये भी लिख लेता हूँ, ABC AP में, ये कंडीशन गिवन है कि ABC आर इन AP, ABC आर इन AP। तो आपसे कहता है कि A अगर 1 से लेस है मॉड में, B 1 से लेस है, C 1 से लेस है, तो XYZ आर इन किस सीक्वेंस को बनाएंगे XYZ, कैसे करेंगे, बस सीधे स्टार्ट उस पे आइए। ठीक है, सवाल फॉर्मूला बेस्ड है। x का वैल्यू दिया है सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी an, n एक नेचुरल नंबर होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि n जो है वो सिग्मा समेशन में वैल्यूज को प्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म करके ही बात की जाएगी ना। 1.5 नंबर का टर्म कौन सा है, या 2.25 नंबर पे कौन खड़ा है, 4.25 नंबर पे कौन खड़ा है, तो टर्म की पोजीशन कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। सो n को इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट हम जानते हैं वो नेचुरल नंबर ही होगा। x का वैल्यू अगर एक्सपेंड करके लिखूं तो ये क्या बनेगा, देखिए a0 पावर, a1 पावर, a2 पावर एंड डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। y बन जाएगा b0, b1, b2 पावर एंड डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, और z बन जाएगा c टू द पावर 0, c टू द पावर 1, c टू द पावर 2। तो पहली कंडीशन से x का वैल्यू मिल गया, a की पावर 0 1 होती है, आप जानते हैं, b की पावर 0 भी 1, c की पावर 0 भी 1। तो पहली सीरीज का पहला टर्म 1 है, और उसके बाद इसका कॉमन रेशियो a के बराबर है, तो 1/1 माइनस a आ गया है। दूसरी सीरीज से y आ जाएगा 1/1 माइनस b, और तीसरी सीरीज से z का वैल्यू आ जाएगा 1/1 माइनस c, 1/1 माइनस a, 1/1 माइनस b, 1/1 माइनस c। अब क्योंकि हमको ये बताया कि ABC AP में है, देखिए लिखा है ABC AP, तो पहले हम पता कर लेते हैं ABC की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं इस पहले एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाऊं तो क्या बनेगा, देखिए पहले इसको सॉल्व करता हूं। x का वैल्यू है 1/1 माइनस a, तो 1 माइनस a आ जाएगा 1/a का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 1। और अब करने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं कि इसी तरह y को जब सॉल्व करूंगा तो y का वैल्यू है 1/1 माइनस b, तो 1 माइनस b बराबर 1/y, यानी b का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय y। और बिल्कुल इसी पैटर्न में जब आप C को सॉल्व करेंगे तो C का वैल्यू 1 माइनस 1 बाई जेड। अब बच्चों सिंपल सी बात है यार, अगर ABC AP में है ना, ABC आर इन AP, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट उठ जाएगा, तो ABC AP में है, गिवन है, यस। तो हम लिख सकते हैं ABC की वैल्यूज, A की जगह में 1 माइनस 1 बाय x लिख देता हूँ, 1 माइनस 1 बाय y और 1 माइनस 1 बाय z। सो इफ दीज थ्री आर इन AP इंप्लाइज दैट दीज थ्री आर आल्सो इन, और ये तीनों टर्म अगर AP में, तो आज देखो AP की प्रॉपर्टी भी यूज हो गई, अगर ये तीनों AP में है तो सबसे 1 माइनस कर दो, वो भी AP रहेगा। हमने पढ़ा है कि AP के टर्म्स में अगर एक कॉमन नंबर को सब्ट्रैक्ट या ऐड किया तो AP ही रहती, तो सबसे 1 माइनस करेंगे, ये 1 जो लिखा हुआ ये उड़ जाएगा, जैसे ही 1 माइनस करेंगे 1 साफ हो जाएगा, यानी माइनस 1 बाय एक्स, माइनस 1 बाय वाई एंड माइनस 1 बाय जेड आर इन AP, ठीक है। और अब तीनों में माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, हमने पढ़ा था एक AP के हर टर्म में कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके भी AP रहती, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड आर इन AP। और अगर ये तीनों AP में है तो ये इंप्लाई करता है कि एक्स वाई जेड आर इन H, ठीक है ना। यहाँ तो HP की एक्सरसाइज का सवाल था इसलिए आपको पता लग गया, पढ़ने और परीक्षा देने में यही अंतर, लेकिन एग्जाम के दिन कुछ नहीं पता होगा, वहां खुद सोचना पड़ेगा। तो ये एक्स वाई जेड HP में होने चाहिए, ये HP की डेफिनेशन है कि AP के टर्म का रेसिप्रोकल HP बनाता है, तो इसका आंसर HP यानी ए ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए 163 इस तरह से कर लेंगे, आगे बढ़िए। 8.3 के बाद आते हैं आगे 160। HP के कम सवाल होते हैं, HP टॉपिक पे ज्यादा नहीं पूछे जाते, 10 या 12 ही सवाल थे टोटल। आगे बढ़ते हैं 8.4 पे, रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मनी। अगला सवाल इस थीम से, थीम बदलती जा रही है। 166 क्वेश्चन है, कैसे करेंगे पहले यहाँ पर मैं नोट कर दूं। 166 सवाल क्या एक बार पढ़ें, ये लीजिए और बड़ा कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखाई दे स्क्रीन में पूरा। क्वेश्चन नंबर 166 ये, और 2023 की शिफ्ट में पूछा है, तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, पुराना नहीं है सवाल, बिल्कुल नया है, अभी पिछले साल अप्रैल में 2023 में पूछा गया था। क्या है सवाल, ABCD आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट द सम ऑफ ऑल इज 11। लिखने दीजिए मुझे सवाल साथ में, ABCD का सम 11, ABCD का सम 11, अच्छा सवाल लग रहा है। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A5 B³ C² D, A5
बी क्यूब सी स्क्वायर डी। एक बार और देख लेता हूँ, A5 बी क्यूब सी स्क्वायर डी, यस यही है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3750 बीटा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम ऑफ दिस इज 3750। ये बात पे गौर किया जाए कि ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये इसकी मैक्सिमम है, ठीक है ना। इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसकी मैक्सिमम, ठीक है। तो अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 11 है, A5 बी क्यूब सी स्क्वायर डी का मैक्सिमम वैल्यू 3750 बीटा है। अब क्या कहता है सुनिए, आपको बीटा की वैल्यू, आपको बीटा कैलकुलेट करना है कि बीटा क्या होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ए बी सी डी बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 11, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A5 बी क्यूब सी स्क्वायर डी, दिस प्रोडक्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 3750 बीटा, देन द वैल्यू ऑफ बीटा इज, आपको बीटा बताना है, ठीक है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर इतनी है तो आपको बताना है बीटा, ठीक। सुनिए अब ध्यान से कैसे करेंगे उसको उठाइए। ऐसा सवाल जब भी मैं देखता हूं तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल आता है पहले वो बता दो। एक बार आइडिया कैसे डेवलप होता है, देखिए चारों का सम दिया हुआ है 11 और इनकी पावर का टोटल सम एक बार गौर करिए, ये भी 11। बस यही से सवाल ब्रेक होना शुरू हो। इतनी बात कॉमन दिखाई दी ना, सवाल 2। अब सवाल प्रूफ कैसे पूरी अनुमान लग गया ना कि ये 4 नंबर जो लिखे हैं इनका समेशन उतना ही है जितना इनकी पावर का समेशन है। तो जब एपीजीपी रिलेशन क्रिएट करेंगे तो ये बात पावर मैचिंग हो जाने से क्या है ना, अब इसका बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट करके इन दोनों को कनेक्ट कराया जा सकेगा। एक्चुअल में इस सवाल में करना यही होता है कि ये टर्म इससे लिंक कैसे, वही देखना होता है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 11 दिया है वहीं से स्टार्ट करता हूँ सवाल को। इस स्टेटमेंट को ना अपने तरीके से लिखूंगा बदल के, थोड़ा ध्यान से देखिए। मुझे a में 5 पावर दिखाई दे रही है, तो जब मैं एपीजीपी रिलेशन की बात करूंगा, एपीजीपी रिलेशन की बात करने से पहले एक बार बता दूं वो क्या था। हालांकि थ्योरी में सब कुछ, अगर आप पिछली क्लासेस देखेंगे सब कुछ है उसमें, लेकिन फिर भी एक बार याद दिलाता हूँ। एपीजीपी रिलेशन में हमने पढ़ा है कि अगर हम दो नंबर a और b जो अनइक्वल हैं या इक्वल भी हो तो उनका अर्थमेटिक मीन निकालने पर वो हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन से ज्यादा आता है। फिर हमने पढ़ा कि यही बात n टर्म्स पर भी एप्लीकेबल होती है। अगर आप a प्लस बी प्लस सी n टर्म्स को अर्थमेटिक मीन निकालें और उन्हीं n टर्म्स का आप ज्योमेट्रिकल मीन निकालें nth रूट करके, तो ये रूल उस पर भी एप्लीकेबल। अच्छा, इस थीम का यहाँ पर यूज कैसे करूंगा, देखिए जो a लिखा है इसको मैं लिख देता हूँ a/5 मल्टीप्लाई 5। अब आप कहेंगे सर ऐसा लिख के क्या मिला, ये तो और कठिन कर दिया आपने। कठिन नहीं किया बेटे, पावर 5 थी ना, तो 5 पावर लाने के लिए बाहर से 5 का आना जरूरी था। वो क्यों कहा भी बता। फिलहाल 5 a बार 5, b के ऊपर 3 पावर चाहिए ना मुझे, तो b के टुकड़े में क्या करूंगा, देखो 3 टाइम्स b/3, c के मैं करूंगा 2 टाइम्स c/2, 2 पीस करूंगा। d को कुछ नहीं करूंगा, d को मैं 1d लिख के छोड़ दूंगा, d में एक ही पावर चाहिए, ठीक। अच्छा, लिखा मैंने वही है जो था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अभी भी वही, लेकिन अपने रिक्वायर्ड नंबर को मैंने बाहर अवेलेबल करा लिया। अब ये 11 बन गया, ये वैल्यू भी 11 होगी। अब अगर मैं नाउ बाय एपीजीपी कंसेप्ट, बाय एपी नहीं, बाय एम अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन रूल, बाय एएमजीएम रूल, वी नो दैट अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स इन वेटेड मीन कंडीशन आल्सो इन नॉर्मल कंडीशन, तो अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी मोर देन ज्योमेट्रिकल मीन। अगर उस कंसेप्ट को अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो ये कैसा बनेगा वो देख। बीटा 90 आ रहा बेटे, बस एक मिनट पूरा कर लेता हूँ फिर देखते हैं। तो अब अगर एएमजीएम रूल से इसको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए बाय एएमजीएम रूल हम इसको लिख पाएंगे 5 टाइम्स a/5 प्लस 3 टाइम्स b/3 प्लस 2 टाइम्स c/2 प्लस 1 टाइम्स d इज मोर देन इक्वल टू a/5 5 बार, b/3 3 बार, c/2 2 बार और d 1 और इसकी होल पावर 11। अब ये मैंने क्या किया, देखिए ये टर्म थे टोटल लेफ्ट में 5 3 8 2 10 1 11, इनका ये लेफ्ट में जो लिखा है ये इनका अर्थमेटिक मीन है और ये इनका ज्योमेट्रिकल मीन है। ये ज्योमेट्रिकल मीन कैसे आया, देखिए ये मैंने जो a/5 5 टाइम्स लिखा था, इसका मतलब मैं a/5 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 5 बार ले रहा हूँ। 5 बार लेने की वजह यह है कि जब अर्थमेटिक मीन में आप इसको 5 बार लोगे तो आपको ज्योमेट्रिकल मीन में भी इसको 5 बार लेने का मौका मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि ये ज्योमेट्रिकल मीन में 5 बार मुझे मिले, ठीक। ऐसे ही जो b/3 वो 3 बार है, b/3 तो मुझे ज्योमेट्रिकल मीन में भी 3 बार मिला, c/2 2 बार मिला, d 1। अब आप कहेंगे सर ऐसा करके फाइनल क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि बच्चों ये जो टर्म मुझे मैक्स करना था जिसको, वो टर्म अब मुझे इस अंडरूट के अंदर साफ साफ नजर। बात की बात रही सर, आप कह सकते हैं कि सर 5 भी आया 3 भी आया 2 भी आया, उनकी चिंता मत करिए, वो नंबर है, उनसे तो मैं भिड़ लूंगा, लेकिन पहले मुझे इस तरीके की डिजाइन तो मिले। अब ये डिजाइन मेरे सामने, ये जो चाहिए था मुझे मिला। बाकी नंबरों का टेंशन मत लीजिए, नंबर अभी खत्म कर, ठीक है ना। तो जो पहला कंडीशन था a प्लस बी प्लस सी डी बराबर 11, उसको मैंने अरेंज करके ऐसा लिख दिया, इसको भूलिएगा मत। अब मैंने क्या लिखा, बाय एएमजीएम रूल दिस कंप्लीट वैल्यू डिवाइडेड बाय 11 लिखना भूला मुझे, डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट अर्थमेटिक मीन ऑफ 11 नंबर। अब कहेंगे सर 11 नंबर का है तो 4 है, केवल 4 मत गिनिए, a/5 के बाहर 5 लिखा तो उसको 5 गिनिए, वो 5 बार है ना, ठीक है।
देख लेते हैं अभी क्या आता है। और b/3 3 बार है तो 3 गिनी, c/2 2 बार है उसको 2 गिनी है, d 1 बार है उसको 1 गिनी है। तो टोटल ये 11 एलिमेंट है। इनका अर्थमेटिक मीन 11 से डिवाइड कर दिया और राइट में इनका 11th रूट। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं क्या करने वाला हूँ देखिए, ये जो न्यूमरेटर में लिखा है ना, इसको तो मैं सीधे सीधे अब 11 लिख, क्योंकि आपको दिया था इन सबका सम 11। तो ये बन गया implies that 11/11 is more than 11th रूट ऑफ दिस। अब इसको थोड़ा मुझे जमाने के लिए टाइम आप भी करिए, हो सकता है आप मुझसे पहले ही कर लेंगे, वैसे मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है ना। तो बच्चे कोई सवाल अब हमको कोचिंग में पढ़ाते में करने तो देते नहीं, थोड़ा सा बताओ कहते सर कर लेंगे, तो स्पीड हमारी वैसे ही खत्म हो गई है। अब ये बन गया 1 is more than 11th रूट ऑफ a5b³ c² d डिवाइडेड बाय 55332211। ठीक, ये पूरा 11th रूट सब इसके अंदर है। और क्लियर सी बात है, अगर इसका 11th रूट 1 से लेस है तो दोनों तरफ 11 पावर लेने के बाद भी तो यही होगा ना। तो मैं 11 पावर दोनों तरफ लेता हूँ, 1 का 1 रहेगा और इधर से ये 11th रूट का चक्कर ही खत्म। अब ये ऐसा ऐसा, ठीक है ना। अब ये सवाल ऐसा दिखाई देना है, ठीक है ना, इस तरह का दिख गया। अब क्या करेंगे देखो, अब ये डिनोमिनेटर उस तरफ भेज दें तो ये जाएगा 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 1 की पावर 1 इज ग्रेटर देन a5b³ c²d। ठीक, अब ये और ये थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। हमें जो टर्म निकालना वो कौन है, हमें इसका है a5b³ c² की मैक्सिमम वैल्यू आपको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको दी। अब देखिए क्या एक्सप्रेशन बना है, ये जो टर्म है ये इससे कम, ये जो आउटकम आया इसको गौर से पढ़ें, इस टर्म के मुकाबले ये हमेशा छोटा है। इसका मतलब यही तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो सोचने की कोशिश कीजिए एक बार, ये जो टर्म हमारे पास है ये बोल रहा है कि मेरी कोई भी वैल्यू इससे या तो छोटी होगी या बराबर होगी। अगर कोई ये अगर x ये कह दे कि मैं 5 से हमेशा छोटा रहूंगा या बराबर रहूंगा, तो x की सबसे बड़ी वैल्यू 5 ही तो हुई, क्योंकि वो 5 से या तो छोटा रहेगा या बराबर। तो बराबर करके हम उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जिस टर्म को इन्होंने 3750 बीटा बोला है वो कोई और नहीं है, वो ये जो टर्म है यही है वो 3750। सो 55332211 इज इक्वल टू 3750। फिर से सुन लीजिए, ये जो टर्म लिखा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3750 बीटा है। और इस एक्सप्रेशन को देख के कोई भी जानकार व्यक्ति जो जानता है नियमों को वो समझ जाएगा कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो यही है जो बगल में लिखी है। एक बार फिर समझाता हूं, अगर x ये कह दे कि मैं 5 से या तो छोटा रहूंगा या बराबर रहूंगा, और हमसे कोई x की सबसे बड़ी वैल्यू पूछे तो हम 5 ही तो बोलेंगे, क्योंकि x या तो 5 के बराबर रहना चाहता है या उससे छोटा रहना चाहता है। तो वही कंसेप्ट मैंने यहां पर लगाया कि अगर ये वाला टर्म हमारा इसके बराबर या इससे छोटा रहना चाहता है तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू यही हो। और क्योंकि इसकी वैल्यू ये दे रखी थी तो हमने, अब आप बस कुछ मत करिए, इसको सॉल्व करिएगा मैथमेटिकली और कंपेयर करके निकाल लीजिएगा बीटा के, ठीक है ना। तो चलिए यहां तक आज मैंने बताया, अभी सवाल और भी हैं, कल की क्लास में इससे आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चंस को। फिलहाल जितना जितना बताते जा रहा हूँ उतना रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, जनवरी शिफ्ट की बात लोगों ने की थी तो उसमें तो 5-7 दिन बचे। एक्चुअली मैंने दिसंबर से शुरू किया था ये बनाना, उसके बाद बीच में मेरे फादर बीमार हो गए थे बहुत, तो 10-15 दिन हॉस्पिटलाइज रहे, वहां पर सिलेबस में थोड़ा स्लैग आ गया, नहीं तो अभी हम 2 चैप्टर आगे होते, ठीक है ना। तो अभी हम 6th में हैं, करीबन 8 या 9 पे होते, लेकिन ये टारगेट है मेरा कि अप्रैल के एग्जाम तक मैं इसको कंप्लीट करने की पूरी करूंगा, ठीक है ना। अप्रैल तक हो सकता है मैं इसको पूरा कंप्लीट कर, ठीक है। 3750 का फैक्टराइज करके इतना आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे भी करो बेटे। अब तो ये जिस स्टेज पे मैंने छोड़ा है इसके बाद अब तुम लोगों को क्या सिखाना है, इसके बाद तो तुम ही करोगे, है ना। इसके फैक्टराइजेशन करो या इस 3750 को डिनोमिनेटर में भेजो, डिवाइड करो, जो भी करो। अब ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बचा है वो 8th स्टैंडर्ड, तो बीटा निकालना हमारा टारगेट है, बीटा निकाल, ठीक है ना। और ऑप्शंस क्या दिए वो भी देखना चाहते हो तो देख लो, ये दिए हैं 55, 108, 90 और 110। 90 भी ऑप्शन है, किसी बच्चे ने 90 बोला था ना, हो सकता है 90 आ रहा हो, तो वो आप चेक करके देखें, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर ऑफ करेंगे, बाय।